नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर विशेष। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। मकर संक्रांति का पर्व पूरे उत्साह के साथ देश भर में मनाया जा रहा है। कहीं बिहू, कहीं पोंगल तो कहीं उत्तरायणी मेले के रूप में अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको मकर संक्रांति की 3 तस्वीरें फिलहाल हम दिखा रहे हैं। संक्रांति का दिन पावन स्नान का दिन माना जाता है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही देश भर की नदियों में आस्थावानों के स्नान का सिलसिला भी शुरू हो गया। हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी से लेकर गंगा सागर तक लोगों ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। दरअसल ऐसी मान्यता है कि आज के दिन स्नान के बाद दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरी तस्वीर गोरखपुर के खिचड़ी परंपरा की है। गोरक्षनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ खिचड़ी चढ़ाने के लिए पहुंच रही है। तीसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो पतंगबाजी की है। आज के दिन पतंगबाजी का भी खास महत्व होता है। लोग जमकर पतंगे उड़ाते हैं। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। इस मौके पर कई जगहों पर पतंग उत्सव भी मनाया जाता है। शुरुआत करते हैं पहली तस्वीर के साथ, यानी आपको मकर संक्रांति से जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पते ही आव सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करे, माघ का मास हो, तो तीर्थपति यानी प्रयाग तीर्थराज प्रयाग में आए और संगम में गंगा में स्नान करें। देश भर की पवित्र नदियों में स्नान का सिलसिला भोर से ही जारी है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान कर पुण्य के भागी बन रहे हैं। इलाहाबाद के गंगा तट पर श्रद्धालुओं का उत्साह जमा देने वाली ठंड पर भी भारी पड़ता नजर आ रहा है। लोग स्नान के बाद सूर्य देवता को जल अर्पित कर रहे हैं। प्रशासन ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। साथ ही लोगों की सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग संगम में स्नान कर रहे हैं। चूँकि जो पुण्य काल है स्नान पर्व का, वो उदया तिथि होने के नाते सुबह से ब्रह्म मुहूर्त से शुरू हो चुका है और पूरे दिन आज ये स्नान इसी तरह से चलेगा। लोगों की भीड़ यहाँ पर घाटों पर जमा है। प्रशासन का अनुमान है कि 70 से 75 लाख लोग आज संगम में स्नान करेंगे मकर संक्रांति के पर्व पर। जो डेंसिटी ऑफ टॉयलेट्स है, चेंजिंग रूम्स हैं, पेयजल की व्यवस्था है, इंक्लूडिंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स जो है वो भी हमने बढ़ा दिया है। सीसीटी कैमरे की डेंसिटी बढ़ा दी गई है और यहाँ पे हमारे पास आज सुरक्षा के लिए संगम नोज पे 6 कंपनी जो है पीएससी है, हमारे पास आरएएफ की पूरी टीम है, आप देख सकते हैं जो सक्रिय है, और इसके अलावा हमारे पास कमांडोज की टीम है, हमारे पास बीडीएस की टीम है, हमारा डॉग स्क्वाड है, एंटी सैबोटेज की पूरी टीम है। मकर संक्रांति के दिन स्नान के साथ दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। वाराणसी के घाटों पर भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। खास तौर पर दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। सूर्य जो है उत्तरायण हो रहा है, मकर राशि में प्रवेश कर जाएगा सूर्य, और आज से ही सारे शुभ कार्य भी होंगे। इस बार कहा जा रहा है कि मणिकंचन योग में मकर संक्रांति है। इस बार खास तौर पर इसका भी फायदा लोगों को मिल रहा है और आप देख सकते हैं कि लगातार लोग दान करते हुए आगे बढ़ रहे हैं स्नान करने के बाद। इलाहाबाद और वाराणसी के साथ ही हरिद्वार के हर की पैड़ी पर भी श्रद्धालु भोर से ही आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन देव भी धरती पर अवतरित होते हैं। अंधकार का नाश और प्रकाश का आगमन होता है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ इलाहाबाद से मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। इसके अलावा मकर संक्रांति के पर्व पर मथुरा के विश्राम घाट पर श्रद्धालुओं ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई और धर्मराज मंदिर में पूजा अर्चना भी की, मन्नत मांगी। यमुना में स्नान के बाद खिचड़ी, गजक, तिल, दाल, उर्द, वस्त्र आदि का दान पुण्य यहाँ पर किया जाता है। तमाम श्रद्धालुओं ने ये सब भी किया। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन दान करने से 14 गुना अधिक पुण्य मिलता है। ऐसी मान्यता है कि सूर्यपुत्र यमराज ने अपनी बहन यमुना जी को वरदान दिया था कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आकर कृष्ण की पटरानी यमुना में स्नान और दान करेगा उसे मोक्ष मिलेगा। और बात करते हैं पतंग महोत्सव की, जिसके खास मौके पर हर कोई यही कह रहा है, उड़ी पतंग।
दरअसल मकर संक्रांति का त्योहार हो और पतंगबाजी की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? स्नान दान पुण्य का ये त्योहार बिना पतंगों के अधूरा लगता है। हर शहर का आसमान आज के दिन पतंगों से रंगीन हो जाता है। पतंगबाजी की परंपरा जितनी पुरानी है उतनी ही रंगीन और रोमांच भरी भी। एक दौर था जब कटी पतंग वापस लाने के लिए पतंग के पीछे घोड़े दौड़ा करते थे। एक वक्त था जब पतंग के साथ सोने की अशर्फी बांधकर उड़ाई जाती थी और उसकी डोर कटने पर वो किसी गरीब के घर रोटी का इंतजाम किया करती थी। हालांकि राजा रजवाड़ों का दौर तो अब नहीं रहा, लेकिन पतंगबाजी से जुड़े ये किस्से आज भी भारत में काफी मजे से सुने और सुनाए जाते हैं। राजशाही खत्म हुई तो पतंगबाजी भी हर छत पर पहुंच गई। यही वजह है कि कुछ मौकों पर आसमान में अब दिखने लगता है कागजी इंद्रधनुष। मकर संक्रांति पर जयपुर शहर का भी कुछ ऐसा ही आलम होता है। छतों पर लोगों का जमावड़ा, देशी विदेशी हाथों में पतंगों की डोर, कटी पतंगों के पीछे बच्चों की दौड़। शहर में हर तरफ छाने लगा वो काटा वो मारा का शोर। पतंगों से सजे बाजार, कहा जाता है मकर संक्रांति के मौके पर जयपुर के ऊपर इतनी पतंगें उड़ती हैं कि आसमान दिखना भी मुश्किल हो जाता है। मजहब और जात पात से ऊपर हर कोई पतंग के पेच लड़ाने में खो जाता है। जयपुर में पतंगबाजी की परंपरा का इतिहास बहुत पुराना है। एक वक्त था जब जयपुर में पतंगबाजी के लिए राजा खुद पतंग की डोर थामा करते थे और इसे देखने के लिए देश भर से मेहमान आया करते थे। लेकिन अब सिर्फ जयपुर ही नहीं, गुजरात के अहमदाबाद और हैदराबाद में भी मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का क्रेज देखा जा सकता है। अहमदाबाद में फिलहाल इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल का नजारा देखा जा सकता है, जहां दुनिया भर के दिग्गज पतंगबाज हिस्सा लेने पहुंचे हैं। वैसे तो पतंगबाजी आज के दौर में भारतीय संस्कृति में रची बसी लगती है, लेकिन माना जाता है कि किसी जमाने में चीन से पतंग की परंपरा उड़कर भारत में आई थी। पतंग की शुरुआत चीन से ही मानी जाती है। करीब 3000 साल पहले चीन के लूबान नाम के आदमी ने बांस के टुकड़े की पतंग बनाई थी। तब तक पतंग शब्द दुनिया में नहीं आया था। बांस से जो बनाया गया था उसे फेंगचेंग कहा गया था। एंशिएंट चाइनीज इन्वेंशन किताब में लेखक डेंग येनके ने लिखा है कि साल 549 में लियांग डायनेस्टी के राजा के महल को हथियारबंद विद्रोहियों ने घेर लिया था। तब महल के नौकरों ने लकड़ी की पतंग बनाकर उड़ाई थी और महल से कुछ दूर तैनात शाही फौज को खतरे की इत्तला दी थी। दुनिया के इतिहास में पतंग का सेना के लिए यह पहला इस्तेमाल था। इसके बाद चीन में पतंग का इस्तेमाल बढ़ता गया। चीन की मिंग डायनेस्टी में सैनिक पतंग को कौवे के आकार में बनाते थे, जिसमें वो बारूद भरा करते थे। तब पतंग को दुश्मन के खेमे में डालकर आग लगा दी जाती थी। इस तरह पतंग का एक बम की तरह इस्तेमाल हुआ करता था। लेकिन इसके बाद पतंग मनोरंजन का साधन भी बनती चली गई और इसकी शुरुआत भी चीन से ही हुई। इस बदलाव के बाद लकड़ी और सिल्क पर बनने वाली पतंग कागज पर बनने लगी और चीन से पतंग एशिया के बाकी देशों में भी पहुंच गई। माना जाता है कि चीन से भारत आए बौद्ध भिक्षुओं की वजह से भारत में पतंग का चलन शुरू हुआ। कहा तो ये भी जाता है कि चीनी यात्री भेनसांग और पाहियान के वक्त में पतंग चीन से भारत आई थी। पतंग की जैसे भी भारत में शुरुआत हुई हो, जब एक बार पतंग यहाँ उड़ी तो बस उड़ती ही चली गई। देखते ही देखते ये शौक भारत में एक शगल बनकर यहाँ की संस्कृति और सभ्यता में रच बस गया। मुगल सल्तनत में पतंगबाजी की शान ही निराली थी।
खुद बादशाह और शहजादे भी इस खेल को बड़ी ही रुचि से खेला करते थे। उस समय तो पतंगों के पेच लड़ाने की प्रतियोगिता होती थी और जीतने वाले को बड़ा इनाम भी मिलता था। मुगल दरबार में पतंगबाजी का ऐसा बोलबाला और खुमार था कि राजा रजवाड़े, जागीरदार और वजीर भी पतंगबाजी में खुद हिस्सा लेते थे। मुगलिया दौर के बाद लखनऊ, रामपुर और हैदराबाद जैसे शहरों के नवाबों पर भी इसका खुमार चढ़ता गया और पतंग उड़ाने को एक बाजी यानी एक खेल की शक्ल दे दी गई। नवाबी पीरियड में तो ये जिक्र आता है, नवाब आसफुद्दौला एक बार चौक की बारादरी में छत पर बैठ करके पतंग उड़ा रहे थे। वो चौक तो सम्राट अकबर के ज़माने से भी आबाद था, तो उड़ा रहे थे, तो पतंग पे उनका पूरा ध्यान था और लोग आकर के उसी बीच में अपने अपने रुक्के पे दस्तखत भी करा लेते थे। ये भी नहीं देखते थे कितने रुपए ख़जाने से वसूले जाएंगे। किसी ने कहा भी कि हुजूर आप तो इस तरह पतंग में दिलचस्पी रखते हैं और दस्तखत कर देते हैं। अब वो उसने रुपए आपके काफ़ी खा लिए, तो उन्होंने कहा कोई हरज नहीं, खाता तो मेरे ही नाम का है ना। कहा जाता है कि उस वक्त के लखनऊ के नवाब गरीबों के लिए पतंगों में अशर्फियां बांधकर उड़ाया करते थे और फिर पतंग की डोर तोड़ देते थे ताकि गरीब लोग पतंग लूट सके। जाने आलम के ज़माने में भी कहा जाता है कि वो पतंग में सोने चांदी के तारों का गुच्छा उसमें बांध करके उड़ाते थे और चाहते थे कि जिसके घर में कट के गिरे उसके घर में चांदी हो, उस दिन पुलाव बने। नवाब आसफुद्दौला के ज़माने में इनकी पतंग जो होती थी, कनकव्वा जो होता था, उसमें झुलझुल होती थी और उसमें एक मुक्काश का सोने और चांदी के तारों का फुन्ना होता था और अगर इनका कनकव्वा कट जाता था और कोई लूट के लाता था तो उस ज़माने में उसको 5 रुपए इनाम दिए जाते थे। मुगल काल में पतंगबाजी का शौक जयपुर की तरफ भी बढ़ता चला गया। यहाँ पे जब जयसिंह जी ने 36 कारखानों की स्थापना की थी तो उनमें से एक पतंग कारखाना भी था। जयपुर में आज भी वो पतंग रखी है जो कभी वहाँ के राजा राम सिंह द्वितीय उड़ाया करते थे। छतों पर पतंगबाजी आपने खूब देखी होगी, लेकिन जब सवाई राम सिंह पतंगबाजी करते थे तो उसे पूरे देश से देखने के लिए लोग आते थे, क्योंकि वो पतंग बहुत खास होती थी। वो पतंग नहीं, उसे तुक्का कहते थे। ये आपके सामने जो पतंग रखी है ये सवाई राम सिंह जी की तुक्का होती थी और बताते हैं कि पहले के ज़माने में इस तुक्का में घुंघरू बंधा हुआ होता था। जब ये तुक्का कटता था तो घुड़सवार उस तुक्के को लूटने जाते थे और इस तुक्के को संभालने के लिए बड़ा सा एक चरखा जिसे 2 लोग पकड़ते थे, जिसमें रेशम की पूरी डोरी भरी हुई है। बहुत ही खास पतंग है, क्योंकि शायद आज के समय में ये पतंग नहीं मिल सकती, ना उड़ भी सकती है। समय के साथ पैमाने बदल गए हैं और नाम बदल गया है। लखनऊ में कंकौआ कहते हैं, पौना कहते हैं। जयपुर में ये तुक्का सबसे ज़्यादा खास होता था, लेकिन अब तुक्का शायद गायब हो चुका है। उस टाइम में लोग भी इसको कैरी करने के लिए हष्ट-पुष्ट लोग होते थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। एक लंबी दूर तक जो ये पतंग जाते थे और कट जाते थे और पतंग की अहमियत के अनुसार जो है घुड़सवारों को लॉन्च किया जाता था और उसमें से कोई ख़ास किस्म का जो पतंग होता था उसको रिकवरी के लिए जो घुड़सवार लेके उसको आते थे उसको कहते हैं कि जागीर के रूप में कुछ इनाम दिया जाता था, जिनका किताबों के अंदर वर्णन है। सर, ये चरखा देख के ही अपने में वाकई में इतना बड़ा चरखा, आज हम लोग तो इस चरखे को उड़ा ही नहीं सकते, पकड़ ही नहीं सकते इस चरखे को। तो इस चरखे को पकड़ने के लिए लगभग कितने लोग होते थे? नहीं, चरखे को पकड़ने के लिए इसमें जैसा आप देख रहे हो साइज़ के हिसाब से 2 लोगों से ज़्यादा पकड़ने की इसमें गुंजाइश नहीं होती थी, लेकिन जो इसके पकड़ने वाले होते थे ना, वो थोड़े से खास किस्म के लोग जो फिजिकली ज़्यादा फिट होते थे, वेल बिल्ट होते थे, ताकतवर होते थे। धीरे धीरे राजाओं नवाबों का ये शौक आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनता गया। पतंगबाजी इतनी लोकप्रिय हुई कि कई कवियों ने इस साधारण सी हवा में उड़ती चीज पर कविताएं लिखनी शुरू कर दी। जिंदगी का फलसफा पतंग और डोर से बताया जाने लगा। वो भी क्या दिन थे कि जब पेच लड़ा लेते थे, वो भी क्या दिन थे कि जब पेच लड़ा लेते थे, ढा के कनकैये को कोठे पे बुला लेते थे, धड़कने सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान, धड़कने सुनते थे हम डोर पर रखे हुए कान, बांध देती थी वो कन्ने में कभी खत कभी पान। पीरियड में जब साइमन गो बैक के लिए यहाँ के नौजवान तैयार हुए तो वो पूरी बैठक की गई कैसर बाग के एक ऐसे इलाके में जो अब प्रेस क्लब के करीब है, वो जगह वहाँ होटल बन गया है।
वहाँ पर की जा रही थी। बड़े पहरेदारी थे कि कोई तरह से जनता की कोई आवाज़ या विरोध की कोई भाषा वहाँ ना पहुँचे। लेकिन उस पर भी जब वो बात, जो बड़े बड़े राजा रईस थे वो तो मिल गए थे अंग्रेज़ों से, उन्हीं के बीच में बैठक चल रही थी। और लेकिन ये जो यहाँ के नौजवान थे उन्होंने गोलागंज से पतंग उड़ाई और उस पर लिखा साइमन गो बैक। अब वो पतंग ऐसे गिरी जा कर के वहाँ पर उन्हीं की टेबल पे आके गिरी, जिसमें उनकी ज़बान, उनकी आवाज़, उनका नारा उन तक पहुँच गया। पतंग का ये शौक परवान चढ़ता गया। पतंगबाजी के हुनर से दूसरे की पतंग काटने वालों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। पतंगबाजी के बड़े बड़े मुकाबले होने लगे, जिनमें माने हुए पतंगबाज पहुंचते थे। दिग्गज पतंगबाजों की पूछ बढ़ने लगी। कि हमारे दादा मिर्ज़ा नन्ना बेग लखनऊ में पतंगबाजी कर रहे थे, तो यहाँ के कुछ शौकीन वहाँ गए हुए थे, तो उनको उनकी पतंगबाजी बहुत ज़्यादा पसंद आई। अब वो उनको जयपुर का न्योता देकर आए। अब वो जयपुर आए तो जयपुर में उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पतंगबाजी में, तो उनके बहुत सारे शागिर्द बन गए। साथ ही साथ पतंगबाजी त्योहारों से जुड़ती चली गई। दिल्ली समेत कई शहरों में 15 अगस्त के मौके पर पतंगबाजी होती है। रक्षाबंधन पर भी पतंगबाजी होती है। लखनऊ में दिवाली के दूसरे दिन पतंग उड़ाने की परंपरा है, जिसे जमघट कहते हैं। यहाँ जमघट का एक त्यौहार होता है। उसमें हर शख्स पहले दरिया के किनारे आमतौर से उड़ाई जाती थी मैदान में, और इसमें काट और पेच ज़्यादा नहीं हो पाती थी क्योंकि इतनी बढ़ ही नहीं पाती थी। आसमान तो काला होता था पतंगों से, लेकिन उड़ाते थे और खींच लिया, उसकी जितनी जद में आ गई वो काटते चले गए या कट गए। चिमटव्वल हुआ करते थे। एक्सपर्ट्स, पेंच फंसा हुआ है, कैंची फंसी हुई है, उनका कनकव्वा तार का नीचे यूं हो रहा है, बस कहाँ पर सिरा होगा उनको अंदाज है कौन सा कटा। उन्होंने एक बार कनकव्वा अपना घुमाया और खींच लिया और चिमटा के ले आए। उस जमाने में ठेके होते थे डोर लूटने के। हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर जैसे शहरों में मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में जाता है। इस दिन से सर्दी कम होने लगती है और बसंत ऋतु शुरू हो जाती है, और इसकी रौनक दिखती है जयपुर में। मकर संक्रांति यानी दान पुण्य के साथ पतंगबाजी का त्यौहार, और पतंगबाजी के त्यौहार में जयपुर का हल्दियों का रास्ता पूरी तरह से खचाखच भरा रहता है, क्योंकि लोगों की खरीदारी सिर्फ पतंग की होती है। वो मांझा और सद्दा खरीदते हैं ताकि उस दिन जम के पतंगबाजी करें। ये देखिए, नरेंद्र मोदी की पतंग इस समय सबसे ज़्यादा लंबी उड़ान भर रही है, और मार्केट में भी कहीं ना कहीं इस पतंग ने अपना वर्चस्व कायम करके रखा है। नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि तमाम कार्टून कैरेक्टर्स भी हैं। स्पाइडरमैन है, बेंटन है, एंग्री बर्ड्स है, छोटा भीम है। ये तमाम तरह की पतंगें सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। जो बच्चे आ रहे हैं वो इसी तरह की पतंगबाजी करने और इस तरह की पतंग खरीदने के लिए आ रहे हैं। पतंग की डिजाइन ही नहीं, पतंग की साइज भी कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक होती है। पतंग बनाने वाले इस कदर शौकीन होते हैं कि कई तो हर साल कुछ नायाब पतंगों की मिसाल पेश करते हैं। पतंगबाजी का जिसको शौक है उसने हर किस्म की पतंग देखी है, लेकिन पहली बार हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी पतंग जो सिर्फ नाखून पे रखी जा सकती है और ये उड़ाया भी जा सकता है, लेकिन उड़ाने के लिए उसे घोड़े के बाल जैसा जितना बारीक धागा होगा उसी से ही उड़ सकती है वो पतंग। मैं इस समय जयपुर की सबसे पुरानी दुकान मिर्ज़ा अनवर बेग के यहाँ पर बैठा हूँ, जहाँ से कह सकते हैं कि पतंगबाजी का इनके पुरखों से उद्गम हुआ और आज जयपुर में बरेली से यहाँ पर आकर बसे हैं, ताकि पतंगबाजी का जब महोत्सव होता है तो उससे पहले पूरी दुकान और पूरा साजो सामान यहाँ पर सजाया जाता है। बेग साहब, सबसे पहले तो हमें पतंग दिखाइए कि ये उड़ेगी कैसे, ये तो हमें दिख ही नहीं रही ठीक से। ये उड़ेगी भाई साहब, ये बहुत ही बारीक जैसे घोड़े का बाल मिल जाए उसके इसके तंग पड़ेंगे और उसकी गार्ड बांध के इसको उड़ाएंगे तो कुछ देर हवा में ये बाकायदा उड़ेगी जैसे पतंग ही उड़ती है बड़ी। अच्छा, तो इसके साथ इसकी चरखी भी नायाब होगी? हाँ, इसके साथ इसकी चरखी है, ये मेरे पास चरखी है इसकी, इस पे डोरा चढ़ जाएगा और इसका पहले भी प्रदर्शन हो चुका है। पतंगबाजी में जयपुर को बराबर की चुनौती मिलती है अहमदाबाद से। सलमान खान के साथ मोदी के पतंग उड़ाने की ये 2.5 साल पहले की तस्वीर आपको जरूर याद होगी। अहमदाबाद में पतंगबाजी एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव की तरह होती है।
अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर रंग बिरंगी पतंगों के साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देश विदेश से करीब 130 से ज़्यादा पतंगबाज यहाँ पर आए हुए हैं, जो अपनी पतंगबाजी की कला का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आकाश की बात करूँ तो आकाश देखिए अलग अलग डिज़ाइनों से भर चुका है, अलग अलग रंगों से भर चुका है। ये सारी इंटरनेशनल पतंगे हैं जो यहाँ पर अहमदाबाद के आकाश में आपको दिखाई दे रही है। छोटे से छोटी पतंगों के साथ साथ बड़े से बड़ी पतंग यहाँ पर भी मौजूद है। आप देख सकते हैं कि ये जो अब तक की सबसे बड़ी पतंग उड़ रही है, जो राउंड शेप में है, जो यहाँ पर साबरमती रिवर फ्रंट पर जो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव है, जिसके तहत यहाँ पर 130 से ज़्यादा पतंगबाज अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं, पतंगबाजी की कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। This is my beautiful favorite kite festival. I in free time in Ahmedabad. Namaste, namaskar. Great excited here, and so happy. Yes, because this is big festival, many kite, and then good organizer. हालांकि दिल्ली में मकर संक्रांति पर पतंगों की ज्यादा रौनक नहीं रहती और इस बार भी पतंगों के बड़े बाजार सूने ही पड़े हैं। हम इस समय खड़े हैं पुरानी दिल्ली लाल कुआं में, जो कि पतंगों के लिए एक मशहूर बाजार माना जाता है, एक बड़ा बाजार माना जाता है। वो यहाँ दिल्ली में इतना मतलब नहीं होता है मकर संक्रांति पे। दरअसल आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे उत्साह और जुनून को जगाती हैं। पेंच लड़ाने का जोश और पतंगों के कटने या काटने का मजा इसे दिलकश बनाता है। लेकिन पतंग से लेकर मांझे और चरखी बनाने में कितनी मेहनत लगती है, इसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाए। इन हाथों की हालत देखिए। पतंग के लिए मांझा बनाने से इनका ये हाल हुआ है। ये यूपी के बरेली के वो मजदूर हैं जो मांझा तैयार करते हैं। मांझा यानी वो डोर जिससे पतंग उड़ाई जाती है। एक आम धागे से पैनेपन वाला मांझा तैयार करने के लिए धागे को कांच, चावल जैसी कई चीजें मिलाए पेस्ट से निकाला जाता है, जिससे ये मांझा इस तरह तैयार होता है कि एक रगड़ से दूसरे धागे को काट सके। लेकिन ये मांझा किसी की पतंग काटने से पहले उन मजदूरों की हथेली काट देता है जो इसे तैयार करते हैं। ये हाथ से काम होता है, इसमें कांच और चावल आपके और चावल वगैरह ये सब लगता है। कारीगरों के हाथ भी बहुत कटते हैं। रोजी रोटी के लिए ये कमाया जाता है कि भाई 100-150 रुपए की 200 रुपए की आमदनी आदमी कारीगर कर पाता है 8-9 घंटे में। ये मजदूर पतंगबाजों के शौक तो पूरे करते हैं, लेकिन इनकी खुद की हालत बहुत खराब है। अब बाजार में चीन का मांझा आने की वजह से इनकी हालत और खराब होती जा रही है। बरेली ही नहीं, जयपुर, अहमदाबाद में भी हजारों लोग पतंग मांझे के काम में लगे हैं। जहाँ पे पूरा का पूरा परिवार हम लोग जो पतंगबाजी करते हैं उसका शौक़ पूरा करने के लिए चरखी बनाने में जुटा है। 40 साल से ये परिवार चरखी बना रहा है और आज भी पतंगबाजी का शौक़ रखने वाले जितने भी लोग हैं, अगर अच्छी चरखी चाहते हैं तो यहीं पर लेने के लिए आते हैं। भैया 40 साल हो गए करते हुए काम, और अपने हाथों लाते, हाथों खाते, मजदूरी करते हैं, पेट भरते। इस पहलू के बावजूद पतंगबाजी आज देश की संस्कृति का हिस्सा सा बनी हुई है। यूं तो दुनिया के कई देशों में पतंगबाजी होने लगी है, लेकिन भारत की पतंगबाजी में अपनी अलग पहचान है और ये विरासत लगातार आगे बढ़ रही है।